हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपक लॉ क्लासेस। आज हम शुरू करने जा रहे हैं लॉ ऑफ एविडेंस का इंट्रोडक्शन। लॉ ऑफ एविडेंस ये भी एक क्रिमिनल लॉ है। क्रिमिनल लॉ में हमारा जैसे आईपीसी, सीआरपीसी, लॉ ऑफ एविडेंस। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि लॉ ऑफ एविडेंस इज अ प्रोसीजर लॉ और सब्सटेंटिव लॉ। ये क्वेश्चन काफी परेशान करता है हमें। तो हमें समझना होगा कि हमारा जो लॉ है वो दो तरह का है। नंबर वन, सब्सटेंटिव लॉ। सेकंड वन इज प्रोसीजरल लॉ। व्हाट डू यू मीन बाय सब्सटेंटिव लॉ एंड procedural law? Substantive law explain the parties to understand their rights and duties. Substantive law क्या होता है? It explains द पार्टीज कौन सी पार्टीज? वो पार्टीज जो कोर्ट के अंदर आई हैं, जिसमें एक पार्टी ने दूसरी पार्टी पर एलिगेशन लगाया होगा। तो इट एक्सप्लेन द पार्टीज टू अंडरस्टैंड देयर राइट्स एंड ड्यूटीज। उनके राइट्स, उनके ड्यूटीज को जो बताते हैं, कॉल्ड सब्सटेंटिव लॉ। जैसे आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, लॉ ऑफ प्रॉपर्टी। नाउ प्रोसीजरल लॉ डिटरमाइंस द आउटलाइंस। इट डिटरमाइन द आउटलाइंस द प्रोसीजर ऑफ लिटिगेशन। तो प्रोसीजरल लॉ क्या बताता है? ये बताता है कि जो लिटिगेशन है, लिटिगेशन एक डिस्प्यूट जो कोर्ट के अंदर आया है, तो इट डिटरमाइन द आउटलाइंस द प्रोसीजर ऑफ लिटिगेशन। कोर्ट में जब कोई मामला आता है तो कैसे आता है, वो कैसे साबित होगा। दो पार्टीज होंगी, एक आरोप लगा रही होगी, दूसरी उस आरोपों का खंडन कर रही होगी, उसे मना कर रही होगी, उसे डिनाई कर रही होगी। तो दोनों में से कौन सी पार्टी सही है, ये कहलाता है प्रोसीजर। किसी ना किसी का राइट होगा, किसी का राइट वॉलिड होगा, वो कोर्ट में गया होगा, क्या उसका राइट वॉलिड हुआ है? क्या वो जितना अधिकार मांग रहा है अपना, क्या उसे वो मिलना चाहिए? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो ये साबित करती हैं कि मिस्टर ए का ये अधिकार है? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो ये प्रूफ करती है कि ए का नहीं बी का अधिकार है? और ये कोर्ट के अंदर ये सब साबित कैसे होगा? कौन सी प्रक्रिया काम में ली जाएगी, कौन सा प्रोसीजर काम में लिया जाएगा? दैट्स कॉल्ड प्रोसीजरल लॉ। हम एक बात तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि कोई क्राइम हो गया, इंडियन पिनल कोड में क्या है? ऑफेंस बता रखा है, उसका पनिशमेंट बता रखा है। ऑफेंस हो गया, कौन सा ऑफेंस हो गया? ऑफेंस हो गया थेफ्ट, चोरी हो गई। पनिशमेंट क्या है? ठीक है, 3 साल का कारावास या जुर्माना, दोनों, व्हाटएवर जो उसके अंदर जो और इंग्रेडिएंट्स होंगे। तो चोरी हो गई और उसका पनिशमेंट है, लेकिन अब क्या होगा? चोरी हो गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपने घर पे आराम से सो गए, चाय पिएंगे, भाई आज तो चोरी हो गई, भाई बड़ा मजा आ रहा है। नो नो, क्या होगा? क्या तुमने पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई? पुलिस वाले क्या करेंगे? इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसमें क्या करेंगे? अरेस्ट करेंगे, फिर क्या करेंगे? कोर्ट में लेके आएंगे। 24 घंटे के अंदर अंदर उसे कोर्ट में पहुंचना है। वहां उसके साथ क्या होगा? या तो उसको पुलिस कस्टडी में भेजा जाएगा, या फिर बेल एप्लीकेशन लगाएंगे एडवोकेट, उसकी तरफ से एडवोकेट।
बेल हो जाएगी या नहीं होगी, या जेसी भेज दिया जाएगा, पुलिस वाले रिमांड मांगेंगे या नहीं मांगेंगे, चालान पेश होगा, वहां से एविडेंस शुरू होगी, हो सकता है बेल हो जाए बीच में। व्हाट इज दिस? ये सब क्या है? दैट्स कॉल्ड प्रोसीजर। ये सब प्रोसीजर है। तो सब्सटेंटिव लॉ केवल राइट्स बता रहे हैं, प्रोसीजर ये सारा का सारा प्रोसीजर। इसलिए प्रोसीजर लॉ के एग्जांपल क्या होंगे? जैसे सीपीसी, सीआरपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो अभी जो मैंने एग्जांपल बताया था कि चोरी हो जाती है, फिर ये होगा, ये होगा, ये होगा, दैट्स अ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो मेरे दोस्तों, इंडियन पिनल कोड, जिसे हिंदी में कहते हैं भारतीय दंड संहिता, उसमें तो आप लोगों को ऑफेंसेस बताए गए हैं, उनके पनिशमेंट बताया गया है। अगर ये इंग्रेडिएंट्स होंगे तो ये वाला ऑफेंस हो गया मान लिया जाएगा, लेकिन अब उसे साबित भी करना है। उसके लिए क्या करें? सबसे पहले हमें उसको पकड़ना होगा, अरेस्ट करना होगा, तो सीआरपीसी में चला गया। 24 घंटे में पेश करना है उसे, उसकी बेल का प्रोविजन, उसकी अपील का प्रोविजन, ये सब कहा है सीआरपीसी में। हो सकता है कि वो बाइज्जत बरी हो जाए, हो सकता है उसे सजा हो जाए। अब उसे सजा होगी या नहीं होगी, ये कैसे साबित होगा? तो ये वर्ड मैं बार बार जो बोल रहा हूं ना, साबित होगा, ये साबित कैसे होगा? बस वही खेल है लॉ ऑफ एविडेंस। यही है लॉ ऑफ एविडेंस। इन दोनों में डिफरेंस कर पाना, इट इज नॉट ए इजी टास्क, क्योंकि यह भी हो सकता है कोई लॉ सब्सटेंशियल भी है, प्रोसीजर भी है। इट मे बी पॉसिबल such law may be treated as a substantial law as well as procedural law, just like evidence. Some provisions are given under Evidence Act substantive. Basically, law of evidence is procedural law. Now, which sections says about substantive? Section 115 under the law of evidence, Evidence Act. सेक्शन 115 क्या कहता है? लॉ ऑफ एस्टोपल के बारे में बात करता है, विबंध का सिद्धांत, लॉ ऑफ एस्टोपल। जी, वैसे तो हम जब एविडेंस एक्ट को थॉरोली पढ़ेंगे तब लॉ ऑफ सेक्शन 115 हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन जब बात चली है तो एक छोटा सा कि आखिर लॉ ऑफ एस्टोपल है क्या। रूल ऑफ एस्टोपल एक्सप्लेन है सेक्शन 115। है क्या ये चीज? देखिए, इट प्रिवेंट्स अ पर्सन, it prevents a person to rebut what has been represented by him. Section 115 of Evidence Act प्रिवेंट करता है, बचाता है, रोकता है किसी पर्सन को टू रिबट। देखिए, रिबट का मतलब होता है विपरीत, what has been represented by him, what has been मतलब कोई पर्सन ने पहले कुछ रिप्रेजेंट कर चुका है, अब उसको पहले कही गई बात से विपरीत बात करने के उसे रोकना, इसे कहते हैं रूल ऑफ एस्टोपल। डेफिनेटली मेरे कुछ प्यारे बच्चे एग्जाम्पल के साथ क्लियर समझ पाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ये क्या है? ये एक जमीन है, एक लैंड है। ये लैंड
मिस्टर ए और ये है बी। ए रॉन्गफुली बी को ये कहता है कि ये लैंड मेरी है। गलत है कि ये लैंड मुझसे बिलोंग करती है, मेरी ये लैंड है एंड आई वांट टू सेल इट। एंड मिस्टर ए इंड्यूसेस टू बी फॉर परचेजिंग। आफ्टरवर्ड्स, बाद में, ए बिकम्स द होल्डर ऑफ दिस लैंड। बाद में ए इस लैंड का स्वामी हो गया, ये लैंड वास्तव में अब इसके पास आ गई। नाउ मिस्टर ए सेट असाइड। सेट असाइड क्या होता है, सीपीसी में भी हम पढ़ेंगे, फिलहाल ये इसका मतलब है कि नाउ ए सेट असाइड द सेल, कि जो बी के साथ इसने एग्रीमेंट किया था उस सेल को खत्म करना चाहता है। और क्या कहते हुए खत्म करना चाहता है कि मैंने जब तुमसे ये कॉन्ट्रैक्ट किया था उस समय मैं इस लैंड का मालिक नहीं था। I was not owner of this land. I had no title of this land. कि उस समय मेरा इस पे कोई टाइटल ही नहीं था। तो रूल ऑफ एस्टोपल क्या हुआ कहता है, रूल ऑफ एस्टोपल कहता है इट प्रिवेंट्स अ पर्सन। तो अ पर्सन कौन है, ए, टू रिबट। टू रिबट यानी कि विपरीत बात कहने की बात कर रहा है। व्हाट हैज बीन, उस समय इसने इसके साथ सेल की बात करी थी इस लैंड की। व्हाट हैज बीन रिप्रेजेंटेड बाय हिम, उसके द्वारा जो रिप्रेजेंट किया जा चुका है उसको रिबट करने से रोकता है। कौन, रूल ऑफ एस्टोपल। इसको और एक्सप्लेन हम लोग फिर कंटिन्यू जब एविडेंस को करेंगे तब करेंगे। अब हम चलते हैं वापस उसी बात पर कि एक सब्सटेंटिव लॉ है, एक प्रोसीजरल लॉ है। लॉ ऑफ एविडेंस बेसिकली इज अ प्रोसीजरल लॉ। लॉ ऑफ एविडेंस कहीं भी सब्सटेंशियल राइट्स को इफेक्ट नहीं करता। लॉ ऑफ एविडेंस एक तरह से फैसिलिटेटर होता है, जो फैसिलिटेटर की तरह काम करता है। ये वाली बात कौन से केस के अंदर कही गई थी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट केस फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो लॉ ऑफ एविडेंस हमने आज शुरू कर दिया है और उसका सबसे पहला केस रामजस वर्सेस सुरेंद्र नाथ, ये इंपॉर्टेंट केस है, AIR 1980। और इस केस में ये बात कहने वाले कौन थे, जस्टिस हरि स्वरूप। जस्टिस हरि स्वरूप। तो जस्टिस हरि स्वरूप ने रामजस वर्सेस सुरेंद्र नाथ वाले मैटर में क्या इंपॉर्टेंट लाइन बताई थी, क्या कहा था उन्होंने, द लॉ ऑफ एविडेंस डज नॉट अफेक्ट substantive, the law of evidence does not affect substantive rights, किसके, राइट्स ऑफ पार्टीज। पार्टीज के राइट्स को किसी भी तरह से अफेक्ट नहीं करता है, बट ओनली लेज डाउन the law for facilitating the course of justice. The Evidence Act lays down the rules of evidence for the purpose of guidance of the court. ये वाली बात भी इस केस में जस्टिस हरि स्वरूप ने कही। It is procedural law. It is procedural law
provides how a fact is to be proved. ये थी इंपॉर्टेंट बात जो इस केस में कही गई थी. इट इज प्रोसीजरल लॉ विच प्रोवाइड्स हाउ अ फैक्ट इज टू बी प्रूव्ड. बस हमारी लॉ ऑफ एविडेंस की जो कहानी है, जो स्टोरी है, यही चलेगी. यही है लॉ ऑफ एविडेंस. लॉ ऑफ एविडेंस एक क्या है? क्या लॉ ऑफ एविडेंस एक तरह का बोल सकते हैं कि मटेरियल है जिसके आधार पर लॉ ऑफ एविडेंस इज द मटेरियल sorry on the basis of which the court can decide the case. तो लॉ ऑफ एविडेंस एक ऐसा मटेरियल है जिसके आधार पर कोर्ट केस को डिसाइड करती है. द लॉ ऑफ evidence establishes a working structure for the courts from the grassroots level. देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फीचर लॉ ऑफ एविडेंस के बारे में मैं आपको यहां पे बता रहा हूं कि द लॉ ऑफ एविडेंस एस्टैब्लिशेस अ वर्किंग स्ट्रक्चर. ये जो वर्ड है ना, वर्किंग स्ट्रक्चर, ये वर्किंग स्ट्रक्चर का मतलब है कि कोर्ट के अंदर कोई काम कैसे होता है, किस तरह से होगा. अगर कोई लिटिगेशन हुआ है, कोई मामला हुआ है, कोई डिस्प्यूट हुआ है, तो कोर्ट में कैसे आएगा, उसका एक प्रोसीजर है. कोर्ट के अंदर कैसे चलेगा, उसका एक प्रोसीजर है. उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका एक प्रोसीजर है. तो लॉ ऑफ एविडेंस एस्टैब्लिश कर रहा है, एक एस्टैब्लिश करता है. तो लॉ ऑफ एविडेंस क्या करता है? एस्टैब्लिश करता है. क्या एस्टैब्लिश करता है? एक वर्किंग स्ट्रक्चर. किसके लिए करता है? फॉर द कोर्ट्स. कोर्ट के लिए करता है, न्यायालय के लिए करता है. कहां से करता है? फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल. अब बच्चों, ये जो वर्ड है ग्रास रूट लेवल, इसका मतलब है बिल्कुल नीचे से. बिल्कुल नीचे से. आप लोगों ने पॉलिटिक्स के अंदर सुना होगा ना, एसी में बैठ करके निर्णय देते हैं, एसी में बैठ के जजमेंट, एसी में बैठ के ये करते हैं. उन्हें ये पता ही नहीं है, जमीनी हकीकत नहीं पता. दरअसल ग्रास रूट लेवल यानी बिल्कुल शुरुआत से, नीचे से कोर्ट में केस कैसे आएगा, आगे क्या होगा, फिर क्या होगा, दैट्स कॉल्ड द ग्रास रूट लेवल. द लॉ ऑफ एविडेंस एस्टैब्लिशेस अ वर्किंग स्ट्रक्चर फॉर द कोर्ट्स फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल. नाउ सेकंड, दूसरा हम ये भी कह सकते हैं, इट filtering out the truth and serving justice to the people of the country. It filtering out, filter करना, छानना. तो लॉ ऑफ एविडेंस, इट मींस लॉ ऑफ एविडेंस क्या करता है? फिल्टर करता है. फिल्टर क्या फिल्टर करता है? ट्रूथ. एक फिल्टर करके ट्रूथ निकालता है, ट्रूथ, सच. एंड सर्विंग, और उसे सर्व करता है. जस्टिस, न्याय. किसे जस्टिस कर रहा है? टू द पीपल ऑफ द कंट्री. उस कंट्री के पीपल के लिए वो सच का फिल्टर करता है. फिल्टर कैसे होता है ना, कोई चीज डालते हैं, इसमें मिक्स होता है. तो जब कोई कोर्ट में कोई बात आई है, कोई मामला है, तो उसके अंदर कुछ गड़बड़ है,
कुछ तो गड़बड़ है। जी हां, गड़बड़ यह है कि हो सकता है कि कोर्ट के सामने जिसे आरोपित किया गया है, जिसके ऊपर चार्ज लगाया गया है, हो सकता है उसके ऊपर गलत चार्ज लगाया हो सकता है सही लगाया हो। आखिर गलत क्या है, सही क्या है, वो सच निकाला जाता है। लॉ ऑफ एविडेंस से वो बात कोर्ट के अंदर प्रूफ होगी, उसके बाद डिसाइड होगा वेदर सच पर्सन बी पनिशेबल और नॉट, वेदर सच पर्सन बी कन्विक्टेड और एक्यूटेड। एक्यूटल क्या मतलब? बाइज्जत बरी। कन्विक्टेड का मतलब जिसे सजा हो गई, वो कन्विक्ट हो गया। सो नाउ दिस आर द फीचर्स ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस। अब एक लास्ट में जो अब तक हमने पढ़ा है उसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको क्लियर करता हूं, जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को शूट किया धाए और मिस्टर बी मर गया। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, बताइए मिस्टर ए ने क्या किया? आपका आंसर होगा मर्डर किया है। मर्डर, तो ये क्या हो गया? मर्डर। मर्डर हो गया? जी हां, आईपीसी। क्या होगा? पनिश होगा। ए ने बी का मर्डर किया है, पनिश होगा। आईपीसी में बताया हुआ है, पनिशमेंट भी आईपीसी में बताया हुआ है। लेकिन बच्चों, एवरी केस हैज अ फैक्ट स्टोरी बिहाइंड इट। कुछ ना कुछ होगा, ये फैक्ट होता है। मामला स्टोरी कहां चला जाता है? कोर्ट में। कोर्ट में दो लोग होंगे, एक होता है प्रोसिक्यूशन और एक होगा आपका डिफेंस। फैक्ट आया कोर्ट में, प्रोसिक्यूशन, डिफेंस। अब प्रोसिक्यूशन किसी फैक्ट को कोर्ट में प्रूव करेगा, तो डिफेंस का क्या काम है? उसे डिस्प्रूव करना। डिफेंस अपना कोई एक फैक्ट रखेगा, प्रूव करेगा, प्रोसिक्यूशन इसे डिस्प्रूव करेगा। बस कोर्ट के अंदर इसी बात की लड़ाई है। कोर्ट में कोई बात कोई एडवोकेट कैसे प्रूव करता है, दूसरा एडवोकेट काउंसिल उसे कैसे डिस्प्रूव करेगा, यही तो वर्क है। तो इससे मतलब चलता है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द लॉ ऑफ एविडेंस? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस? टू lay down rules according to which the facts of a case can be proved or disproved before a court of law. This is the main function of law of evidence, to lay down rules according to which what rules? The facts of a case. तो सबसे पहले तो कोई केस हो, उसके जो फैक्ट्स होंगे कैन बी प्रूव्ड और डिस्प्रूव्ड बिफोर कोर्ट ऑफ लॉ। केस, उसके कुछ फैक्ट्स होंगे जिसे कोर्ट के अंदर प्रूव करना है या डिस्प्रूव करेंगे, लेकिन इनको प्रूव करना है, डिस्प्रूव करना है, उसके कुछ रूल्स होते हैं और वो रूल्स लॉ ऑफ एविडेंस में दिए हुए हैं।
तो कोई भी मैटर चाहे सिविल हो चाहे क्रिमिनल हो, जब कोर्ट के अंदर जाएगा तो उसके अंदर जो रूल्स होंगे, जो फैक्ट्स प्रूफ करना है, डिसप्रूव करना है, वो सब गवर्न होंगे लॉ ऑफ एविडेंस। तो इसका क्या मतलब हुआ? किसी फैक्ट को साबित करने के लिए जो प्रोसीजर अपनाया जाता है उसके रूल्स एविडेंस लॉ द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। नाउ अब हम चलते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड किसका? लॉ ऑफ एविडेंस का। देखिए, लॉ ऑफ एविडेंस, जो एविडेंस एक्ट है वो है 1872 का। तो बच्चों, सबसे पहली बात, बिफोर द पासिंग इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, दिस कंट्री डिड नॉट possess एनी यूनिफॉर्म लॉ। कि 1872 से पहले इंडिया में कोई यूनिफॉर्म लॉ नहीं था। यह बात आप सबसे पहले क्लियर कर लें। एविडेंस के सब्जेक्ट पर 1872 से पहले कोई यूनिफॉर्म लॉ नहीं था। तो आज हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखते हैं, पीछे चलते हैं। हमारा क्या होता है पहले? टाउन्स। कैसे होगा? TOWNS, टाउन्स। तो दो तरह के टाउन्स थे। नंबर 1, प्रेसिडेंसी टाउन्स, प्रेसिडेंसी टाउन्स, प्रेसिडेंसी टाउन्स। और दूसरा क्या होता है? मुफस्सिल, मुफस्सिल टाउन। एक प्रेसिडेंसी टाउन, एक मुफस्सिल। प्रेसिडेंसी टाउन्स में कौन सा लॉ एप्लीकेबल होता था? ध्यान से देखिएगा। रूल्स ऑफ द इंग्लिश लॉ ऑफ एविडेंस। तो प्रेसिडेंसी टाउन्स में रूल्स ऑफ द इंग्लिश लॉ ऑफ एविडेंस फॉलो होता था। ये फॉलो होता था प्रेसिडेंसी टाउन्स में। और मुफस्सिल टाउन्स के अंदर कोई सिस्टम नहीं था, वहां पे कोई तरीका सही नहीं था। वहां पे हम मॉमडन लॉ एप्लीकेबल, लोकल लॉ। ये मुफस्सिल टाउन्स में मॉमडन लॉ एप्लीकेबल होता था, लोकल लॉ। और प्रेसिडेंसी टाउन्स में इंग्लिश लॉ। इसके बाद इंडियन एविडेंस एक्ट आया 1835 में, 1835। इंडियन एविडेंस एक्ट फर्स्ट टाइम 1835 में बाय गवर्नर जनरल। 1835 के बाद दूसरा एविडेंस एक्ट आया 1855 में। और इसके बाद आया 1855 में आता है हमारा, और अब मैं आपको लेके चलता हूं कि इंडियन एविडेंस एक्ट को ड्राफ्ट करने के लिए सबसे पहले किसे अपॉइंट किया गया था। एविडेंस से रिलेटेड लॉ बनाने के लिए सबसे पहले 1868 में, ध्यान से देखिए, 1868 में सर हेनरी समरमेन को 1868 में लॉ ऑफ एविडेंस एक्ट को ड्राफ्ट करने के लिए अपॉइंट किया गया। लेकिन इनके द्वारा ड्राफ्ट किया गया एविडेंस एक्ट उस समय की सिचुएशंस के अकॉर्डिंग नहीं सूट बैठने से, सिचुएशन के अकॉर्डिंग न होने के कारण उसे लागू नहीं किया गया।
1868 के बाद 1871 में 1871 में सर स्टीफन, जॉर्ज स्टीफन 1871 में सर जॉर्ज स्टीफन को नया एविडेंस एक्ट ड्राफ्ट करने के लिए बुलाया गया। जॉर्ज स्टीफन ने 1871 में ही ड्राफ्ट काउंसिल को सबमिट कर दिया। काउंसिल ने इस ड्राफ्ट को सीनियर मोस्ट जजेस, सीनियर मोस्ट एडवोकेट्स एंड मेंबर ऑफ जूरी को दे दिया। उसके बाद 1 सितंबर 1872 में लॉ ऑफ एविडेंस एक्ट अप्लाई हो गया। इसलिए सर जॉर्ज स्टीफन को फादर ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट कहा जाता है। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो क्लैट के एग्जाम में भी पूछा जाता है। हु वाज द फादर ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट? सर जॉर्ज स्टीफन। नाउ एक चीज और मैं आज आपको बता दूं, दो वर्ड है, लेक्स फोराई एंड लेक्स लोके। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि इंडियन एविडेंस इज लेक्स फोराई, लेक्स लोके। तो नाउ द राइट आंसर इज इंडियन एविडेंस एक्ट, लॉ ऑफ एविडेंस इज लेक्स फोराई। व्हाट इज द meaning of lex forae and lex loci? Now lex loci means law of land where event occurred, कहां हुआ है event. Lex forae means of that court where the court is situated, उस कोर्ट का लॉ जहां पे कोर्ट सिचुएटेड है। लेक्स फोराई, कोर्ट जहां है, मैटर जहां गया है कोर्ट में, उस कोर्ट में वही प्रोसीजर चलेगा। लॉ ऑफ एविडेंस इज लेक्स फोराई। नाउ वो कौन सा केस है जिसमें ये कहा गया लॉ ऑफ एविडेंस इज लेक्स फोराई? इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। उस केस का नाम है ब्रेन वर्सेस व्हाइट हेवन एंड फर्नेस जंक्शन, फर्नेस जंक्शन रेलवे कंपनी, रेलवे कंपनी 1850। इस केस में बताया गया कि लॉ ऑफ एविडेंस इज लेक्स फोराई which governs the court whether a witness is competent or not, whether a certain fact requires to be proved by writing or not, whether a certain evidence proves a fact or not, that is to be determined by the law of the country, which where the question arises, where the remedy is sought to be enforced, and where the court sits to enforce it. अब हम अपनी क्लास को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। एविडेंस, ये जो एविडेंस है, द वर्ड एविडेंस डिराइव्ड फ्रॉम लेटिन वर्ड, क्या नाम है उसका? एविडेंट और एविडियर, which means to show clearly, to prove, to discover clearly. So the word evidence is derived from the Latin word evident or evideer, which means to show clearly, बिल्कुल साफ दिखना। अब साफ दिखेगा तभी तो जज साहब को पता चलेगा कि कौन गलत है कौन सही है। अब
हमारे सामने दिमाग में एक क्वेश्चन ये आता है, कोर्ट को साफ कैसे दिखेगा? कोर्ट को साफ कैसे दिखेगा? जब उसके सामने हम फैक्ट्स कैसे रखते हैं, ये है इंपॉर्टेंट चीज। नाउ व्हाट now the important point is there, after the describing the word evidence, we must know about the object of the evidence. What is the object of the evidence? To help courts, कोर्ट को हेल्प करना, to reach the truth, सच तक पहुंचने के लिए कोर्ट की हेल्प करना, एंड टू अवॉइड, क्या अवॉइड? एनी कंफ्यूजन, to avoid any confusion in the minds of judges. This is the main object of the law of evidence. कोर्ट्स की हेल्प करना सच तक पहुंचने के लिए, और जजेस के माइंड में अगर किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन है तो उसे अवॉइड करना, उसे दूर करना। That is the main object of the Indian Evidence Act. Some very basic important things. Act number 1, Law of Evidence Act क्या है? Act number 1 कौन से ईयर का? 1872. Received the Governor General's assent. गवर्नर जनरल की असेंट कब मिलती है इस एक्ट को? 15 मार्च 1872। 15 मार्च 1872 को गवर्नर जनरल की असेंट मिलती है। कम इन फोर्स 1 सितंबर 1872। अच्छा, अभी मैं आपसे एक चीज पूछता हूं। आप सब मेरे इस वीडियो लेक्चर को आप सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या आप में से कोई बता सकता है 1 सितंबर 1872 को और कौन सा लॉ, कौन सा एक्ट आया था? बता सकता है कोई? सोचो, हिंट देता हूं आपको मैं। हमारे वीडियो जो लेक्चर्स अब तक हुए हैं उसमें मैं उसे पढ़ा चुका हूं, बिल्कुल पढ़ा चुका हूं। मैंने बताया कि वो एक्ट 1 सितंबर 1872 को आया है। कुछ बच्चों ने आंसर सही दिया है, कुछ बच्चे गलत दे रहे हैं। तो जो गलत दे रहे हैं, इस वजह से मैं आपको ये क्वेश्चन का आंसर नहीं बताऊंगा। इसके लिए आपको क्या करना है? मेरे वीडियो लेक्चर्स को देखना होगा। वो कौन सा एक्ट है जो 1 सितंबर 1872 को कम इन फोर्स हुआ है? सो आपको ही पता करना है। नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर मैं बता दूंगा, अगर आप नहीं पहुंच पाए। पर मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सबको पता चल जाएगा। चलिए, लॉ ऑफ एविडेंस में टोटल कितने सेक्शंस हैं? 167 सेक्शंस हैं लॉ ऑफ एविडेंस में। अगेन मेरा एक क्वेश्चन है, क्या आप बता सकते हैं 511 सेक्शंस किस एक्ट के अंदर है? राइट? कुछ बच्चों ने सही बताया है, लेकिन इसका आंसर भी मैं नहीं दूंगा, क्योंकि ये भी आपको पहले मेरे वीडियो लेक्चर में कहीं ना कहीं बताया हुआ है, और वो मैंने बता रखा है। उस एक्ट के बारे में पूरा नहीं बताया है, लेकिन उसमें 511 सेक्शन है। नाउ टोटल चैप्टर्स, इंडियन एविडेंस एक्ट में टोटल चैप्टर्स कितने? 11। लार्जेस्ट चैप्टर कौन सा है? कितने? सेकंड। और स्मॉलेस्ट
स्मॉलेस्ट चैप्टर कौन सा है? 11 नंबर। सबसे बड़ा है सेकंड, सबसे छोटा चैप्टर है 11। इसमें एक ही सेक्शन है केवल 167 और इसमें तकरीबन 51 सेक्शन है, 5 से लेके 55 तक। चैप्टर लार्जेस्ट चैप्टर है ये इंडियन एविडेंस एक्ट का। टोटल पार्ट्स, टोटल कितने पार्ट्स है? 3। ये हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट का बहुत स्मॉल एक स्ट्रक्चर है, बहुत स्मॉल। और अब हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस। पूरा स्ट्रक्चर अब आपके सामने हम उसको रखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट का स्ट्रक्चर अब हम आपके सामने रख रहे हैं। सब सिंसियरली ध्यान से देखें। ये एक्ट हमारे 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। इंडियन एविडेंस एक्ट डिवाइडेड अंडर 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है? रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। सेकंड पार्ट बात करता है प्रूफ की। प्रूफ मतलब सबूत, तो सबूत के विषय में बात करता है पार्ट सेकंड। थर्ड है प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस। हमारे लॉ ऑफ एविडेंस 3 पार्ट में डिवाइड। पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। जो पार्ट 1 है रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, वो 2 में डिवाइड होता है, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। चैप्टर 1 क्या बोलता है? जो हमें प्रिलिमिनरी के बारे में बताता है, सेक्शन 1 से लेके 4 तक। चैप्टर 2 रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, जो कि लार्जेस्ट चैप्टर है इंडियन एविडेंस का। इसमें सेक्शंस हैं 5 से लेके 55। पार्ट 1 खत्म। नाउ कम पार्ट 2। पार्ट 2 में चैप्टर 3 फैक्ट्स विच नीड नॉट बी प्रूव्ड। फैक्ट्स which need not be proved, जिसे साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। ये इसमें सेक्शन है 56 से लेके 58 तक। चैप्टर 4 ओरल एविडेंस। ओरल एविडेंस सेक्शन 59 से 60। चैप्टर नंबर 5 डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चैप्टर नंबर 5, 61 से लेके 98। चैप्टर 6 एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट। एक्सक्लूजन मतलब अपवर्जन। ये है आपके 91 से लेके 100 तक। नाउ कम टू द पार्ट 3। इस पार्ट 3 में 5 चैप्टर है। चैप्टर नंबर 7 जो बात करता है बर्डन ऑफ प्रूफ की। बर्डन ऑफ प्रूफ 101 से लेके 114A। चैप्टर 8 एस्टोपल, जो आप जानते हैं
115 से लेके 117 तक। चैप्टर 9 क्या कहता है? विटनेसेस। 118 से लेके 134 इस विटनेसेस वाला जो चैप्टर नंबर 9 है ना, उसमें पढ़ेंगे हम कौन विटनेस बन सकता है, चाइल्ड विटनेस क्या होता है, डम विटनेस क्या होता है, कौन साक्ष्य दे सकता है, ये सब हम पढ़ेंगे विटनेस में। नाउ नंबर 10, चैप्टर 10 ये बात करता है एग्जामिनेशन ऑफ, चैप्टर 10 बात करता है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, इसमें पढ़ेंगे हम। और हाँ, एलएलबी के स्टूडेंट्स ध्यान से सुने, इसमें से एक लेंथी क्वेश्चन जरूर आता है। इसी में ही है वो 3 तरह के एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन। एक क्वेश्चन इसमें से जरूर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ कम टू द लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 11 नंबर का चैप्टर क्या बोलता है? ये इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ एविडेंस और ये इसमें कौन सा सेक्शन आता है? बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले कि यस राइट, सेक्शन नंबर 167, और ये आपके हैं 135 से लेके 166, और चैप्टर 11 में सेक्शन है 167, इकलौता सेक्शन। तो बच्चों ध्यान से देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। आप सभी से बहुत ध्यान से देखें, इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें और इसको टाइप करके एक पेज में तैयार करके आप अपने स्टडी रूम की दीवार पे कहीं पे पेस्ट कर लें। अगर आपको ये पूरा का पूरा तैयार है, आपको एविडेंस ऐसे हो जाएगा, दिखने में लग रहा होगा आपको, अरे एविडेंस इतना छोटा सा है, बहुत छोटा है एविडेंस, छोटा तो नहीं और टिपिकल जरूर है, नहीं घबराने की कोई बात नहीं है, हो जाएगा कंप्लीट। ये 3 पार्ट है, 167 सेक्शंस है, बस चले। नाउ ये है हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट का स्ट्रक्चर। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये कि जस्ट मिनट, आज का लेक्चर हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे होंगे। इंडियन एविडेंस एक्ट का स्ट्रक्चर तैयार है, आप इसे याद करें, आप इसे तैयार कर लें। तो दोस्तों आज की क्लास हम यही ओवर करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दीपक लॉ क्लासेस। और हम लोगों ने अपनी ऑनलाइन क्लासेस जो चला रखी हैं सिर्फ आपके लिए चलाई हैं और डेफिनेटली आपको अच्छा लग रहा होगा। और हाँ, थैंक्स फॉर योर गुड कमेंट्स। आप सभी के कमेंट्स को मैं बहुत ध्यान से पढ़ता हूं, देखता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दीपक लॉ क्लासेस।